एक्सरसाइज 5 का क है बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। पहला प्रश्न है बच्चों, बिहार में धान के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो बिहार के खाद्यान्न फसलों में धान जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राज्य में धान की 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिहार राज्य में धान की 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सा? भदई, अगहनी और गर्मा। बिहार में धान के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा क्या क्या है? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए और समतलीय या मैदानी जमीन चाहिए। ये सब अगर कंडीशन रहेगा धान बहुत अच्छा होगा। अगला देखते हैं, बिहार में दलहन उत्पादन के वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो बिहार में दलहन में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी आदि प्रमुख हैं। दलहन उत्पादन में पटना जिला सबसे आगे है, जबकि औरंगाबाद और कैमूर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो आप जानबे करते हैं कि दलहन में उत्पादन में पटना जिला जो है सबसे आगे है और दूसरे पर आता है औरंगाबाद और तीसरे पे आता है कैमूर। अगला आता है कृषि की अर्थव्यवस्था के कृषि ही होगा यहाँ पे, कृषि ही अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व बढ़ गया है। बिहार में धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना, ज्वार, तिलहन, दलहन, तंबाकू की फसलें होती है। यहाँ सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। कृषि के अलावे यहाँ अन्य रोजगार के साधनों का अभाव है, इसीलिए कहा जाता है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब हम लोगों के अगर राज्य में देखा जाएगा बिहार में, तो लोगों यहाँ 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। बहुत सारा फसल जैसे कि धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना, ज्वार, तिलहन, तंबाकू सब फसल उगाया जाता है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। कृषि के अलावा यहाँ रोजगार के अन्य साधनों का अभाव है, इसीलिए कृषि ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था के क्या है? रीढ़ है, मजबूती है। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संसाधन के उपयोग के लिए बाढ़ की विभीषिका, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में कई नदी घाटी परियोजनाओं को विकास किया गया है। इसके उद्देश्य निम्न है। क्या? जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ के रोकथाम के साथ मनोरंजन के साधनों को बढ़ाना, और जहां बांध दिया जाएगा तो जल विद्युत हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है? बाढ़ रुकेगा, मनोरंजन का साधन बढ़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था करना, मछली पालन करना, नहरों से सिंचाई करना, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखे। बिहार में नहरों के विकास में क्या क्या समस्या है? उत्तरी बिहार में नहरों में पानी हिमालय की बर्फ से पिघलने से आता है। ये नदियां अपने साथ काफी मात्रा में गाद लाती है, जो नहरों में जमा हो जाता है, पानी की धारा अवरुद्ध हो जाती है। बहुत सारा गाद आता है जिसके कारण पानी जो है अवरुद्ध हो जाता है, नदियों में भर जाता है। नाली उली में ऐसा होता होगा, बालू उलू जम जाता है तो पानी ऊपर से फेंकने लगता है। असुरक्षित ढंग से पशुचारण से नहरों के तटबंध का कटाव होता है और मिट्टी से नहर का पानी क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। बिहार के बहुत से क्षेत्र में उबड़ खाबड़, असमतल और पथरीली जमीन है। इन क्षेत्रों में नहर नहीं खोदी जा सकती है। बहुत सारा जो क्षेत्र है उबड़ खाबड़ है, असमतल मतलब ऊंचा नीचा ज्यादा है, पथरीली है, तो नहर वहां पे नहीं खोदा जा सकता है। बिहार के मध्यवर्ती भागों में जमीन लगभग समतल है, जिसमें नदी पर बांध बनाकर नहर का निकालना बहुत कठिन होता है। मान लो जमीनिये समतल है पूरा,
तो वहां भी बांध वगैरह बनाना, पानी निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल है। नहर के विकास में दिक्कत क्या है, सबसे पहले पशुचारण होता है। पशुचारण के चलते, गाय भैंस चराने के चलते नहर में जले तो पशु के चलते जमीन कटता है। बिहार का बहुत सारा क्षेत्र क्या है, उबड़ खाबड़ है, असमतल है, पथरीली है, तो इन क्षेत्रों में नहर खोदा ही नहीं जा सकता है। बिहार के मध्यवर्ती भागों में जमीन लगभग समतल है, जिससे नदी बनाकर बांध निकालना बहुत ही कठिन होता है। बिहार के किस भाग में बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? बिहार की 90% आबादी देहातों में रहती है और उसका 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है। बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 46% भाग पर ही कृषि हो पाता है, शेष भाग मानसून पर निर्भर रहता है। अतः बिहार के उन भागों में सिंचाई की आवश्यकता है जहां वर्षा कम होती है, क्योंकि मानसून को ऋतु 4 मौसम महीने की होती है, उसमें भी कभी कभी वर्षा होती है और कभी कभी नहीं। बिहार में सिंचाई के लिए आवश्यक जिले किशनगंज, शिवहर, अररिया और मधुबनी है। बिहार का जो 90% आबादी है वो देहातों में रहती है। तो 90% जो आबादी देहातों में रहती है, 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 46% कृषि भाग पर सिंचाई हो पाता है। शेष चीज किस पर निर्भर करता है, मानसून पर। अब बताओ, जिस देश का 100 में से 80 आदमी कृषि पर निर्भर करता है और उसमें से बस 46 आदमी ही खेती जो करता है वो सिंचाई कर लेता है नहर से, तो बाकी का जो बचा 34 आदमी, उन लोग को सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है? तो इसीलिए उस आवश्यक जिले जैसे किशनगंज, शिवहर, अररिया, मधुबनी, ये सब ऐसा जिला है जहां सिंचाई का अत्यंत आवश्यकता है। अगला है, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण बताइए। 4 गो कारण क्या है जिसमें बिहार में वनों का अभाव हो गया? तो बिहार में वनों के अभाव के निम्नलिखित कारण है क्या? बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र कहां चला गया? झारखंड में चला गया। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों को काटा जा रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और वृक्षों को काटने के बाद उसके स्थान पर नए वृक्ष नहीं लगाया जा रहा है। ये सब 3-4 को कारण है क्या? सबसे पहले तो वन खूब काटा जा रहा है। बिहार झारखंड जब विभाजन हुआ तो ज्यादातर वन कहां चला गया? झारखंड में। कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए वन की कटाई की जा रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। वनों की अंधाधुंध मतलब कि जल्दी जल्दी वन काटा जा रहा है और वृक्षों को काटने के बाद नया वृक्ष लगाइए नहीं जा रहा है, तो दिक्कत होगा ना। शुष्क, संक्षेप में शुष्क पतझड़ वन की चर्चा करें। शुष्क पतझड़ वन शुष्क मौसम के आते ही अपने पत्ते गिरा देते हैं और पूरी तरह से पत्ता विहीन यानी कि ठूंठ जैसे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तुरंत बसंत ऋतु के आते ही पत्ते निकल आते हैं, पेड़ हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पश्चिमी भागों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। खासकर कैमूर, रोहतास जिलों में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार, बहेड़ा, महुआ इत्यादि पतझड़ वन मुख्य वृक्ष हैं। शुष्क वन क्या है ना कि बहुत ठीक ठाक रहो से ऋतु रहेगा, बसंत ऋतु रहेगा तो खूब बढ़िया बढ़िया पता ही रहेगा। जैसे ही खत्म हुआ बसंत ऋतु, जब थोड़ा ड्राई मौसम हुआ, सूखा मौसम हुआ, तो लगेगा कि सब ठूंठ हो गया। बिल्कुल ही ठूंठ का मतलब उन लोग को पता ही नहीं रहेगा, झड़ जाएगा सब। तो इस प्रकार का वन मिलता है। कहाँ मिलता है? कैमूर में, रोहतास जिलों में ये सब ज्यादातर वन का विस्तार मिलता है। जैसे बहेड़ा, महुआ पतझड़ वन के मुख्य वृक्ष हैं। बिहार में ऐसे जिलों का नाम लिखिए जहां वन का विस्तार 1% से भी कम है। तो बहुत सारा है, जैसे सिवान, सारण, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा,
मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनों का विस्तार क्या है, 1% से भी कम है, 1% से भी वहां कम वन पाया जाता है। बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्यों की चर्चा करें। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पटना में अवस्थित है, जिसका नाम संजय गांधी उद्यान है। बिहार में अभयारण्यों की कुल संख्या 14 है। इसमें से 2 प्रसिद्ध अभयारण्य वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य और कुशेश्वर का पक्षी अभयारण्य है। वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। इसमें बाघों की रक्षा की जाती है। बाघों के अलावा यहाँ के हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर भी हैं। इनके शिकार पर पूर्णतः रोक है। कुशेश्वर अभयारण्य वन जीव अभयारण्य है जो दरभंगा में है। यह वन जीवों के पक्षियों को बचाने के लिए अति प्रसिद्ध है। कुशेश्वर अभयारण्य जो है वो वन जीवों के पक्षियों को बचाने के लिए एक अभयारण्य है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले मिट्टी का कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास, मिट्टी कटता जा रहा है यहाँ का, घटिया बीजों का प्रयोग, यही सब है। इसका विस्तार भी होगा अभी आगे। खेतों का छोटा आकार, किसानों में भाग भरोसे रहना रूढ़िवादिता है, सिंचाई की समस्या है और किसकी समस्या है, बाढ़ की समस्या है। जैसे देखा जाए मिट्टी के कटाव क्यों हो रहा है और ह्रास क्यों हो रहा है, भारी वर्षा, बाढ़ और लगातार रासायनिक खाद का उपयोग। खराब बीज रोपा जा रहा है, बढ़िया बीज रोपा ही नहीं जा रहा है। खेत हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार बढ़ता गया है। किसानों में भाग भरोसे, भगवान पर भरोसा ज्यादा है। सिंचाई की समस्या है, सिंचाई हो नहीं पाता है और सिंचाई नहीं तो एक बाढ़ आ जाता है। अब बाढ़ आता है तो और बर्बादी करके चला जाता है, इससे फसलें हर साल बर्बाद हो जाती है। तो कृषि से ये सब समस्या है। बिहार में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, किसी एक फसल के मुख्य उत्पादन की व्याख्या करें। बिहार में 4 तरह की फसलें लगाई जाती है, पाठ के शुरू में था। कौन कौन सा, भदई, अगहनी, इसके बाद में रबी, और रबी फसल की व्याख्या कर देते हैं क्योंकि एक ही फसल का गणना करना था। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मूंग, उड़द, गन्ना आदि प्रमुखता है। इसमें अरहर और गन्ना भदई फसल के साथ ही बोए जाते हैं किंतु रबी फसलों के साथ काटे जाते हैं। अरहर और गन्ना लगभग 1 वर्ष का समय लेते हैं। रबी फसलों के सभी फसलों में गेहूं को प्रमुख माना गया है। गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, 2-3 बार हल्का सिंचाई के बाद भी गेहूं पर्याप्त होता है। गेहूं को छोटे छोटे जगह में भी बोया जा सकता है। गेहूं प्रायः अकेले नहीं बोया जाता, गेहूं के साथ तिलहन फसल जैसे सरसों को भी गेहूं के खेत में फेंट करके तीसी को मेड़ पर लगा दिया जाता है। गेहूं काटने से पहले ही सरसों मेढ़ों पर की तीसी तैयार हो जाता है जिसे काट लिया जाता है। गेहूं को नवंबर दिसंबर तक बोया जाता है, मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। 2006 से 7 में कुल 20.5 लाख हेक्टेयर में लगभग 43 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 2006 से 7 में रोहतास जिला प्रथम रहा। उस वर्ष इस जिले में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। गेहूं का फसल रोपना बहुत आसान है। गेहूं में पानी का कम जरूरत पड़ता है, तनी मनी पानी रहेगा तब काम हो जाएगा। गेहूं में ऐसे गेहूं अकेले रोपा नहीं जाएगा। गेहूं में तोरी फेंट दीजिए, औरिया पे तीसी लेके छीट दीजिए, तीसिया फटाफट गेहूं से पहले काट लीजिए, तोरिया काट लीजिए, फिर गेहूं को हार्वेस्टर से कटवा दीजिए, ले जाके बेच दीजिए, पैसा कमा लीजिए, हो गया। बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं एवं सोन तथा कोसी नदी के महत्व पर प्रकाश डालें। टोटल नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है और खाली 2 को व्याख्या करना है। तो बिहार में नदी घाटी परियोजना कौन कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी। हम पढ़ा रहे हैं, तू लोग मत पढ़ाओ, हम पढ़ा रहे हैं, पीछे से बोलो। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, 2 है कोसी नदी जी। दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना। 2 का खाली जिक्र करना है। तो सोन नदी घाटी परियोजना अपने
पास का है ना, डिहरी का है। अच्छा, हम लोगों का एकदम नजदीक लगता है ये। उत्तरी बिहार वाला पढ़ता होगा तो कहाँ सोन नदी बाटे, कहाँ बा हमनी की भी और कहाँ बा। सब तो होने जना के क्षेत्र में का रही। सही बाढ़ सब अपने रखा है, जितना बाढ़ आता है सब अपने रखा है। कितना बढ़िया रहता ना, हम लोग की तरफ बाढ़ आता, हम लोग भी नावों में घूमते रहते हैं। आए फसल बर्बाद होता, मरता नहीं ना आदमी खिला बिना। कौ मारा है उत्तरी बिहार का, हम लोगों से ज्यादा वो लोग है, लूट डकैती चोरी सब करता है। वो गाना आता है ना, आइए ना अपना बिहार में, तो उन्हीं लोगों के लिए है। सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेजी सरकार ने कब किया था? 1800। इससे डिहरी के पास पूरब पश्चिमी की ओर नहरें निकाली गई हैं। इस परियोजना से पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास इत्यादि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में धान अधिक होती है, इसी कारण से इसे बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना की गई है। पश्चिमी नहर पर डिहरी के पास 6.6 मेगावाट उत्पादन की क्षमता शक्ति गृह स्थापित है। इस प्रकार पूर्वी नहर शाखा पर बारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट शक्ति गृह निर्माण किया गया है। सोन नदी पर इंद्रपुरी बांध के पास एक बांध निर्माण प्रस्तावित है, जिसे 450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने का लक्ष्य है। अब आता है कोसी नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार और भारत सरकार के सामूहिक प्रकाश, नेपाल, बिहार और भारत सरकार प्रयास का फल है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी घाटी के बदलते मार्ग को रोकना, उपजाऊ भूमि के बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ की क्षति पर रोक, जल से सिंचाई और विकास और पनबिजली का उत्पादन और मत्स्य पालन है। नौकारोहण, पर्यावरण संतुलन है। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण, बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थान पर बैराज का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण, पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। पूर्वी नहर तथा इसकी प्रमुख सहायक नहरों द्वारा 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है। इसे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला आता है बिहार में वन जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। बिहार में प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से रीति रिवाजों का प्रचलन है। कई धार्मिक अनुष्ठान तो वृक्षों के नीचे ही किए जाते हैं। हमारे राज्य में परंपरागत रूप से बट, पीपल, आंवला, तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ चींटी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतु को भी भिन्न भिन्न त्योहारों पर के अवसरों पर भोजन दिया जाता है, और त्योहार जब नहीं रहता है तो मार के मुआ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। नहीं होता ऐसा ना, नाग पंचमी के दिन देखेंगे ना तो हैप्पी बर्थडे, अलावा दिन हेने बारे लाहू डंटा रे हेने गोइल तो चलाएगा हेने बारे, ऐसे नागपंचमी के दिन हैप्पी बर्थडे। दाने भी दिए जाने का प्रचलन है। साथ ही वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान एवं 14 अभ्यारण्य है। बेगूसराय जिला अंतर्गत कांवर झील, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान इत्यादि। तो वन जीवों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है इसमें कुशेश्वर स्थान में पहले बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को फंसाया जाता था। प्रवासी पक्षी आता था, मार के सब खा जाता था, लेकिन जन जागरण के कारण अब वहां किसी प्रकार के शिकार करना पूर्णतः वर्जित है। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कई संस्थाएं भी कार्यरत है, जिसमें वन, पर्यावरण, जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रयास, तरुमित्र, प्रत्यूष, भागलपुर में मंदार नेचर क्लब प्रमुख हैं। तो इस तरह से वन संसाधन के लिए बिहार में भी बहुत सारा काम किया गया है। ठीक है, इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए।